गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो सर बहुत सारा थैंक यू मेरी तरफ से और इस इंस्टीट्यूट के इंटेंसिव बैच और बहुत सारे बच्चों की तरफ से कि जो आपने इंटेंसिव मीटिंग ली, फिफ्थ हमारी रिव्यू मीटिंग हुई, वो बहुत ही शानदार रही सर। और सारे इंटेंसिव बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आपने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया, ऑलमोस्ट 2 घंटे का आपका जो रिप्रेजेंटेशन था वे फॉरवर्ड, उसके अंदर हर एक टॉपिक पे आपने डिस्कस किया, बच्चों को बहुत सारी बातें बताई और इवन वो हमारे सारे ग्रुप में सारे बच्चों के पास पहुंचा, तो बच्चे बहुत ही तारीफ कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बट सर एक बात है कि जो आपने रिव्यू मीटिंग ली उसमें बच्चों को थोड़े से कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं कुछ बच्चों के। तो कुछ टॉपिक है जिन पे मैं आपसे थोड़ा से गाइडेंस चाहता हूँ और वो गाइडेंस बच्चों तक भी पहुँचे एंड डेफिनेटली वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा, आप बताएंगे तो। क्योंकि हम सब कम्युनिकेट तो कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वो पूरा प्रेजेंटेशन आपका था तो डेफिनेटली बच्चे उससे बहुत मोटिवेट भी होंगे और बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सर सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन तो ये था कि जो आपने टेस्ट प्लान बताया, जो 19 मई से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है इंटेंसिव बैच के बच्चों के लिए, तो बहुत सारे बच्चे तो ऑफलाइन यहाँ पे आके देंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो सर कम्प्लीटली ऑनलाइन मोड में हैं, जो मीटिंग भी ऑनलाइन ही अटेंड करते हैं और थ्रू आउट द ईयर उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी रही हैं, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसे टेस्ट देना चाहिए? उनका फ़ोन आता है कि हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, तो सर थोड़ा सा आपका गाइडेंस चाहिए, तो सर प्लीज़। थैंक यू ऋषि सर, तारीफ करने के लिए। और जो बच्चे प्योरली ऑनलाइन है ना ऋषि सर, जी सर। उनको हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि अगर पॉसिबल हो तो कोटा आ जाए, क्योंकि अभी भी 2 महीने हैं और ऑफलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। डेफिनेटली सर। तो हमारा सभी का, पूरी यूनिट का स्कोटा टीम का, सभी का ये मानना है और यूनानिमसली सबका ये मानना है कि अगर वो इस समय कोटा आ जाते हैं तो वो सो फॉर सो गुड। जी सर बिल्कुल। और अगर नहीं आ सकते हैं तो फिर उसके लिए उनको जो हम लोग उनको पेपर भेज रहे हैं और उनको हमने OMR की भी PDF भेजी हुई है, तो फिर वो पेपर वहां पर प्रिंट आउट करा के और OMR का भी प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। उसका हमने मैसेज भी किया था ऋषि सर उसके बाद हर ग्रुप पर। तो घर पर ही वो एग्जामिनेशन हॉल जैसी कंडीशंस क्रिएट कर ले और बिल्कुल रियल फील में घर बैठ के फिर वो नीट एग्जाम दे। बिल्कुल सर, जब तक कंडीशन आइडियल नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। ओवरऑल आपका जो कहना है वो यही है कि बच्चे बिल्कुल ऑफलाइन की तरह घर पे एक आइडियल एटमॉस्फेयर बना के उसी तरह से टेस्ट दें। थैंक यू सो मच सर। एक और और 3 घंटे में ही देना है सर। जो इंस्ट्रक्शंस हमने ऑफलाइन के लिए दी थी वही इंस्ट्रक्शंस उनको अपने घर पे भी फॉलो करनी। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि सर इतना डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए क्योंकि हम जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन बहुत बड़ा भी है और कंडीशंस नॉर्मल नहीं होंगी, तो डेफिनेटली हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा और वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सर। सर एक और क्वेश्चन है जिसपे हम डिस्कस करेंगे आपसे, क्योंकि जैसा कि आप हमेशा बोलते रहे कि अभी लास्ट टाइम चल रहा है, सिलेबस को कंपाइल किया जा रहा है और डेफिनेटली वो 12 का पोर्शन ही चल रहा था, तो बच्चे 12 को लेकर फोकस थे और आपने भी बोला था कि अभी आप 12 पे ही ज़्यादा फोकस करो। लेकिन अभी जो सर जो प्लानर आया है, जो टेस्ट प्लानर आया है, उसमें ऑलमोस्ट 19 मई से फुल सिलेबस टेस्ट आ गए, तो बच्चे इस चीज़ को लेकर थोड़ा से परेशान हैं कि अभी क्या करें, 12 का प्रिपेयर करें या फुल सिलेबस टेस्ट दें। और अगर वो फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं तो वो मेंटली थोड़ा से प्रिपेयर नहीं थे क्योंकि वो 12 पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, तो उनके मार्क्स कम आएंगे। तो इस बात को थोड़ा से वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनके अंदर ज़्यादा है। तो सर इस टॉपिक पे भी चाहूँगा कि आप गाइड करें। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला तो मुझे ये बोलना है सभी बच्चों को कि प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतना प्रोडक्टिव होगा। जी सर। बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी भी जो हमने इनको टेस्ट प्लान अभी दिया है बना के, जिसमें 51 के आसपास टेस्ट हैं, अभी जो प्रेजेंटेशन में 5th रिव्यू मीट में दिया था, राइट सर। अब इसके अलावा इनको कोई भी और टेस्ट अगर शेड्यूल है तो उसे नहीं देना चाहिए। राइट सर। तो पहला तो ये कंफ्यूजन खत्म करना चाहिए कि अभी भी अगर कोई इनके शेड्यूल में कोई टेस्ट बाकी रह गया है तो अभी उसे ना दें और प्योरली इसी को फॉलो करें। तो Right, डेलिमा से बाहर निकलना है।
जो हमने इनको टेस्ट प्लान अभी दिया है, जो 18 से शुरू हो रहा है, 18 मई से जो शुरू हो रहा है, Right, इनको अब प्योरली उसी पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सर। अब किसी भी दूसरे टेस्ट प्लान से इसको क्लैश नहीं कराना चाहिए। राइट सर। अब आती है दूसरी बात, फुल सिलेबस वाली। तो ऋषि सर, ये बहुत मजेदार सी बात है, और मतलब मुझे बड़ा आनंद आता है कि ये क्वेश्चन जिस किसी बच्चे ने पूछा होगा, जी सर 18 से जो टेस्ट, इनके 4 टेस्ट शुरू में 12th के होने हैं ना, Right, 2 sir. टेस्ट होने फर्स्ट हाफ के और 2 टेस्ट होने सेकेंड Second हाफ half के, के। है ना। और ये इनका सेकेंड फेज था। बिल्कुल। मैंने कहा था कि पूरा सेकेंड फेज में बच्चों को पूरी तरह लगकर पहले 12th के सिलेबस को रिवाइज करना है, Right, ठीक है। sir. इसी बीच में इनके फुल सिलेबस टेस्ट भी लगे। सर इनको फोकस 12th पर ही करना है। ओके सर। उसमें क्लैरिटी से बिल्कुल। बताया गया था कि फोकस 12th पर ही करना है, लेकिन जो भी फुल सिलेबस टेस्ट इस बीच में लगे हैं, इनको पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, जैसे नीट का पेपर देते हैं, पेपर फुल सिलेबस के भी देने हैं। ध्यान से सुनना ऋषि सर, अगर ये फुल सिलेबस के पेपर हम अभी नहीं कराएं, ठीक है जी अभी ये 20-22 दिन का एक फेज है जिसमें इनको 12th प्रिपरेशन को बुलाया हमने। उसके बाद फिर एक 20-22 दिन का फेज आएगा जिसमें इनका 11th और 12th के फिर यूनिट टेस्ट लगे हुए हैं। जी। तो ये समस्या तो अभी समाप्त ही नहीं होनी है, तो 1.5 महीना निकल जाएगा इसमें। बिल्कुल सर। तो फिर क्या हम फुल सिलेबस केवल लास्ट के 10 दिन में ही दिलवाएंगे? और ये प्लानिंग तो आपने बहुत सोच के की। हाँ, तो और ध्यान से सुनना सर, 20-22 दिन में अगर ये 12th पूरा प्रिपेयर कर ले, उसके बाद फिर एक तीसरा फेज है, उसमें यूनिट टेस्ट लगे हुए हैं 11th प्लस 12th के, अगर वहां भी ये फुल सिलेबस ना दे, तो डेफिनेटली सर ये 11th और 12th 2 बार रिवाइज कर लेंगे, 11th एक बार रिवाइज कर लेंगे, और फिर जब ये लास्ट के 15 दिन में फुल सिलेबस देना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली सर ये 550-600 नंबर से स्टार्ट मारेंगे फुल सिलेबस में। डेफिनेटली। मैं नहीं चाहता सर, मैं चाहता हूं ये डे 1 से सर ये 18 को 12th का टेस्ट दें, और 19 को जब ये फुल सिलेबस का टेस्ट देंगे, तो अगर इनकी जर्नी फुल सिलेबस टेस्ट में बिना 11th पढ़े हुए देंगे ना, यही तो डर है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। कि 11th बिना पढ़े हुए देना। हाँ, बिल्कुल। तो इनकी जर्नी सर बहुत कम नंबरों से शुरू होगी सर, 250, 300, 400 इस नंबरों से शुरू होगी। और सोचो सर, ये जर्नी जब ये फेज 2 में ये टेस्ट लगातार भरते चले जाएंगे, एनालिसिस फेज 2 में, तो सोचो सर अगर 300 से इनकी जर्नी शुरू होगी, तो कितनी तेजी से स्कोर बढ़ेगा। आप खुद सोचो सर, बात केवल यही नहीं है कि इन्हीं बच्चों को हमें प्रिपेयर कराना, बात यह भी तो है कि जो अगले साल आएंगे उनके लिए हमें एक बहुत बड़ी स्टोरी बना के भी तो रखनी है। बिल्कुल सर। तो आप खुद ऋषि सर मुझे बताओ कि अगर जर्नी शुरू हो 600 नंबर से और 700 तक जाए, एक कॉमन स्टूडेंट को वो ज्यादा इंस्पिरेशन देगी, या वो जर्नी जो 250-300 नंबरों से शुरू हो और 700 तक जाए, वो ज्यादा इंस्पायर करेगी? आप बताना सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 300 से 700 पे पहुंचे, 250 से 700 इनका क्या है ना सर, अगर डे 1 से ये हमारे हिसाब से फुल सिलेबस देना शुरू करेंगे, इनको डर है कि 11th अभी प्रिपेयर नहीं है, कोई बात नहीं ना। राइट सर। पहले आप पूरा 12th प्रिपेयर करो, बाद में फिर जब यूनिट टेस्ट का फेज आएगा 11-12 प्रिपेयर करके फिर आप देना, लेकिन फुल सिलेबस जब से लगे आप देना शुरू करो। उससे आपकी जर्नी बहुत कम नंबरों से शुरू होगी, और मैं चाहता हूं सर कि बहुत कम नंबरों से शुरू हो। तो 250 से 300 से 350, 400, 450, 500, 550, 600, जब ये जर्नी सर ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना इनका ग्राफ, सर हम लोगों को कम काउंसलिंग करने की जरूरत होगी। अंदर से जो सर नंबर बढ़ने से जो छाती चौड़ी होती है ना सर, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तो इनका पेपर पे ग्राफ बड़ा जबरदस्त दिखेगा, और सर उस लेवल का मोटिवेशन हम भी नहीं दे सकते, या कोई टीचर नहीं दे सकता, जो ये खुद फील करेंगे अपनी जर्नी को देख के। बिल्कुल सर, इनके नंबर आई थिंक वो कर लिया मैंने अपनी तरफ से। राइट, बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, ये बात आपने बोला भी था रिव्यू में, मीटिंग में बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि नंबर कम आ रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप उसकी एनालिसिस करो और आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। और जितने कम से स्टार्ट होगा उतना ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी बनेगी, उतना ब्यूटीफुल बनेगा। बिल्कुल, सुपर हिट मूवी जाएगी सर। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच सर। एक और बात है कि हमारे सर जो 12 अपेयरिंग स्टूडेंट हैं जो इस साल बोर्ड दे रहे हैं, तो बहुत सारे उसमें के बच्चे भी इंटेंसिव बैच में हैं, एंड दे आर वेरी गुड, वेरी एक्सेलेंट। बट सर वो भी थोड़ा से परेशान हैं कि क्योंकि उनका अभी अलाइन कैसे करें। हाँ राइट सर, क्योंकि अभी सीबीएसई का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो हमारे टेस्ट के बीच में बहुत सारे उस एग्ज़ाम में टेस्ट भी आ रहे हैं, तो अब वो थोड़ा से परेशान हो रहे हैं। तो सर उनको भी थोड़ा आप गाइड करें सर। सर केवल नजरिए की बात है,
हम लोग यही बोलते हैं कि ये नहीं बोलना है कि आधा ग्लास खाली है, ये बोलना है कि आधा आधा ग्लास भरा हुआ है। सर आप एक चीज सोचो, जो बच्चे इस समय 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, राइट। जब तक उनका बोर्ड का एग्जाम चलेगा 12th का, अपने यहाँ कॉमन एक जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं रिपीटर्स को, इधर क्या चल रहा है सर? इधर भी तो हमने उनको यही बोला है कि 12th प्रिपेयर करो। अब जरा ध्यान से आप ही सर इसका जवाब देना। वो बच्चा जिसको हमने यहां बोला है कि आप 12th प्रिपेयर करो इस फेज में, एक वो बच्चा है और दूसरा बच्चा वो है जो बोर्ड दे रहा है 12th का। आप बताओ सर 12th कौन अच्छी तरह प्रिपेयर करेगा? डेफिनेटली वो 12th दे रहे हैं, उनका 12th कंप्लीट है। 12th के लिए बोर्ड जो सर बोर्ड अपने आप में जो है ना, बोर्ड नाम से ही बच्चे ना प्रिपेयर करते हैं, ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। तो वो जो बच्चे हैं ना, पूछो नहीं, एक जबरदस्त माइलेज लेके आने वाले 12th का आप सर बहुत अच्छा प्रिपेयर करके वो एंट्री लेंगे। तो जब उनका बोर्ड खत्म होगा ना सर, बिल्कुल, तो हमारा 6 जून से यूनिट टेस्ट शुरू होना है। और इधर तब तक सारा रिपीटर भी तो 12th ही प्रिपेयर कर रहा होगा। बिल्कुल तो वो सर, कितना भी कर ले सर, बोर्ड ज्यादा प्रिपेयर करा देता है बच्चे को 12th। और वहां पर आके ये सारे बच्चे जुड़ जाएंगे जब यूनिट टेस्ट शुरू होगा। बिल्कुल तो वो इनका माइलेज है, बोर्ड इनके लिए एसेट है सर। बोर्ड एक अपॉर्चुनिटी है, बोर्ड इनसे 12th बहुत बढ़िया प्रिपेयर करा देगा। सो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये देखने का नजरिया है। बोर्ड जब खत्म होगा ना, तो हमारे दिल से पूछो सर, टीचर्स के दिल से, उनको लगता है कि सर बोर्ड ने हमारा आधा काम करा दिया। बिल्कुल 12th बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आएंगे, फिर ये यूनिट में एंट्री लेंगे, सारे बच्चे एक साथ एंट्री लेंगे 11th और 12th। और बिल्कुल सर, और नीट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी, वो पूरी तरह से वो कंपाइल करके बोर्ड दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा बच्चों आपका, एकदम फोकस एनसीईआरटी करेंगे सर। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप 12 पास वाले बच्चों से बहुत ही बेहतर करने वाले। सो कॉन्फिडेंट रहे बच्चों। नहीं, दोनों सारे बच्चे अच्छे करेंगे। बस लेकिन ये है कि बोर्ड वाले, उनको बोर्ड अच्छा करा देगा, अब बोर्ड खुद ही करा देगा। बिल्कुल सर। सर एक और है कि ये लास्ट टाइम चल रहा है और बहुत ही पीक टाइम है, जहाँ पे पूरा का पूरा फ्यूचर ये 2 महीनों पे डिपेंड कर रहा है सर। और यहाँ पे सर डाइवर्जन्स तो होते हैं, हर आदमी की लाइफ में डाइवर्जन्स होते हैं, और उसे कंट्रोल करके आइडियल सिचुएशन में लाना नॉर्मली इजी नहीं होता। हम डेली क्लास में बोलते हैं, आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हम सब टीचर्स मोटिवेट करते हैं। बच्चे कुछ समय के लिए तो वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में आ जाते हैं, उनका अगर माइंड कहीं डाइवर्ट है तो वो फिर से नॉर्मल तरीके से अपनी स्टडी शुरू करते हैं, लेकिन ये बहुत दिनों तक रहता नहीं है सर। एक्चुअली में आज का जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है सर, वो है कि बच्चों का सोशल मीडिया से कनेक्ट होना। हम इसे ड्रॉबैक मानते थे, सोशल मीडिया, यूट्यूब, लेकिन इससे भी बड़ा एक ड्रॉबैक निकल के आया है, इससे बड़ा एक हिंड्रेंस आया है बच्चों की लाइफ में, स्टडी में, और सर वो है गेमिंग। बच्चे दिन भर गेम खेलते हैं, और ऐसे ऐसे गेम है सर कि बच्चे आज मैं आपको एक कॉमन बात बता रहा हूँ। क्लास 12 के बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन आया था, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आई कि उनका बच्चा 8-8 घंटे गेम खेल रहा है। मतलब ये डिस्ट्रैक्शन, बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो सर इसके लिए आप बताएं कि बच्चे इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हो और किस तरह से इससे अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो सर ये भी गाइडेंस आपसे चाहेंगे सर, प्लीज़। देखो, एक बात है सर कि इसमें ये कोई नया नहीं है। और एक बात बताना सर, जब हम पढ़ते थे या जब आप पढ़ते थे या कोई भी जो पेरेंट्स हैं, जो किसी को भी ले लो सर, क्या हमारे स्टडी की जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते? बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन आना कॉमन है सर या ना आना कॉमन है सर, बताना जरा। हाँ बिल्कुल सर, आना तो बहुत ही कॉमन है, सबका आता है। ये कॉमन स्टोरी है सर। डिस्ट्रैक्शंस तो आएंगे सर, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। मैं आपको बताऊं सर, जब मैं एमएससी कर रहा था तो मेरा एक रूममेट था, तो जब रात में पढ़ते पढ़ते 2-3 बज जाता था, तो हम लोग ये कोशिश करते थे जब पूरा सिटी सो जाएगा, जब कोई आवाज नहीं आएगी, जब सारी लाइटें जल के बंद हो जाएंगी, जी सर, तब सोएंगे। फिर जब वो आ जाता था समय, डेली 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास, तब तक सब जगते रहते थे। फिर हम लोग ये सोचते थे कि यार ये सोएंगे क्योंकि इनको नहीं चाहिए गोल्ड मेडल, हम नहीं सोएंगे क्योंकि हमको चाहिए, और जिसको चाहिए होगा वो जगेगा। बिल्कुल सर। जिसको नहीं चाहिए वो सोएगा। तो डिस्ट्रैक्शंस आना सर ये अनकॉमन नहीं है, ये रूटीन पार्ट है।
हर समय थॉट प्रोसेस होता क्या है सर, हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना सर, अगर इसको इसके भरोसे छोड़ दोगे तो ये उलझा देगा और फिर डराएगा। हाँ, नेगेटिव की तरफ जल्दी जाते हैं। उलझाएगा, डराएगा। और कहते हैं ना कि बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी है टू मूव टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस नो वर्क, नो वर्क मींस डेथ। यस सर। सो बॉडी इज नेचुरली मूविंग टुवर्ड्स नो वर्क एंड टुवर्ड्स डेथ। यस सर। तो डिस्ट्रैक्शंस आना सर कॉमन बात है। ब्रेन को अगर हम, ब्रेन में जो भी थॉट्स आते हैं, जब भी थॉट्स आना शुरू होते हैं, अगर आप थॉट्स को आने दोगे तो देखना सर, अगर थॉट प्रोसेस पर आपका कमांड नहीं है तो अल्टीमेटली वो थॉट प्रोसेस कहीं से भी आप शुरू करो, नेगेटिव पे जाके कन्वर्ट करेगा और फिर आपको डराएगा। बिल्कुल सर। तो बात मेन ये है कि थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना होगा। डिस्ट्रैक्शंस भी तभी होते हैं ना जब हमारी इंद्रियों पर हमारा वश नहीं होता। हमारा मन करता है ना थोड़ी देर और ये वीडियो देख ले, या एक वीडियो और देख ले, या 10 मिनट गेम और खेल लें। कौन सा बच्चा है जिसको ये नहीं मालूम है कि हम गेम खेलेंगे या वीडियो देखेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा? या कौन बच्चा ये नहीं जानता कि ये चीज जैसे ही पता चलेगी पेरेंट्स नाराज होंगे, टीचर्स नाराज होंगे? ये कौन बच्चा नहीं जानता कि मेरा करियर खुद का खराब होगा? बिल्कुल जानते सब, हर कोई सब कुछ है। समस्या सिर्फ खुद पर कंट्रोल करने की है सर। सबको सब पता है, बच्चों को सब कुछ पता है। बिल्कुल सर। और डिस्ट्रैक्शंस आना सर रेयर नहीं है, ये कॉमन बात है। जीतेगा वही जिसका खुद पे कंट्रोल है। सर वो एक स्टोरी सुनी है ना आपने कि वो एक बच्चा रोज जाता था कि मुझे सर ये समस्या है, बता दो। टीचर उनका रोज टालता रहता था कि नहीं कल आना बताएंगे, कल आना बताएंगे, कल आना बताएंगे, कल आना बताएंगे। टीचर, बच्चा एक दिन इरिटेट हो गया कि देखो सर अब आपको बताना है बता दो सर, नहीं बताना है मत बताओ सर, रोज ऐसे दौड़ाओ मत। तो टीचर ने बोला कि ठीक है कल आना, कल पक्का बताऊंगा। तो बच्चा अगले दिन गया तो टीचर एक प्लांट की ब्रांच पकड़े हुए खड़ा था। जी सर। तो बच्चे ने बोला कि सर आज आपने बुलाया, आज तो फाइनली बता ही दो। तो टीचर ने बोला मैं बताना तो चाहता हूं लेकिन ये ब्रांच मुझे छोड़ ही नहीं रही। तो बच्चा हंसने लगा, बोला कि ब्रांच नहीं छोड़ रही या आप नहीं छोड़ रहे उस ब्रांच को? तो टीचर ने बोला कि भैया डिस्ट्रैक्शन तुमको नहीं पकड़ रहे, तुम पकड़ रहे हो डिस्ट्रैक्शंस को। हम क्या छुड़वा पाएंगे? तुम्हें छोड़ना होगा, तुम्हें अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना होगा। आप एक तो घड़ी सामने रखो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आखिर कब तक आप ब्रेन को अनकंट्रोल्ड छोड़ोगे? और जब भी ब्रेन को अनकंट्रोल्ड छोड़ा जाता है सर, खाली दिमाग शैतान का घर। बिल्कुल सर। कौन नहीं जानता इस बात को? तो ब्रेन को खाली नहीं छोड़ते, आप ब्रेन को इंगेज करो, या तो काम करो या हॉबी पर कोई ना कोई काम करो, या कोई गेम खेलो, फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें पसीना बहे 1 घंटे का, और खूब पढ़ाई करो, रेस्ट करो। दिमाग को खाली छोड़ना ही नहीं है। जब इस तरह की समस्याएं आती ही तब है जब आप दिमाग को खाली छोड़ देते हो। और सर है क्या कि चाहे शरीर के किसी अंग से काम कराना बंद करो, या खुद काम करना बंद करो, या अपने फैमिली में किसी को देखना बंद कर दो, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से नजरें हटा लो, जिस पर से नजरें हटाओगे वो बिगड़ जाएगा। वो नेचुरली सर वो नहीं करेगा, डाइवर्ट होगा। आपको कंट्रोल में चीजें रखनी पड़ेंगी। अब खासकर आप ज्यादा तो छोड़ो, ब्रेन, खुद के ब्रेन से शुरुआत तो करनी ही चाहिए। अपने थॉट प्रोसेस पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तो खुद ही लग कर 2 मिनट, 5 मिनट, मेरे हिसाब से तो सर 1 मिनट भी थॉट प्रोसेस हमारे अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मैं जो चाहता हूं सोचना मैं वही सोचूंगा, मैं जो नहीं सोचना चाहता, जो भविष्य में मैं नहीं देखना चाहता होते हुए, मैं उधर सोचूंगा ही नहीं सर। मेरा खुद का कंट्रोल होना चाहिए। तो अनकंट्रोल्ड नहीं छोड़ना चाहिए और ब्रेन को इंगेज करके रखना चाहिए। जब भी आप खाली छोड़ोगे तब इस तरह की चीजें डेवलप होती हैं। राइट सर। नहीं सर, बहुत ही अच्छा समझाया आपने, और मुझे लगता है कि सर ये बहुत ही सफिशिएंट है, समझदार बच्चे हैं और ये आपकी बात को पूरा फॉलो भी करेंगे। और ये लास्ट पॉइंट तो बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। सर अभी क्या है ना, अभी सारे आप टीचर से बात भी कर लेना, और बच्चों के जो भी रिव्यूज आ रहे हैं
जी सर। या जो भी उनके पॉइंट्स आ रहे हैं प्लीज उनको नोट करते रहो, और प्लीज इस तरह से चीजों को उनको जितना 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 पॉसिबल हो, जितना Right, उतने sir. वीडियोस बना बना के हम लोग डालते रहेंगे। बिल्कुल, तो sir. ये कोई मतलब फर्स्ट नहीं है, ये लास्ट नहीं है, आता ही रहेगा। लगातार ये काम करना है। बस ये है कि उन बच्चों से बात करते रहो। और सर सभी टीचर्स से बोल देना कि सर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बच्चों के जो भी व्यूज निकल के आ रहे हैं उन सभी को अपने को एड्रेस करना है। राइट सर। नहीं बिल्कुल सर, बच्चों तक हम पहुंचते रहेंगे, हमारा काम ही है सर कि उनको पूरा सेटिस्फाइड करें और उन्हें सेलेक्ट कराएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank ओके you. सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।